ईरान और इसराइल की जंग सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि खामोश तूफान है जिसके पीछे छुपी है एक बैनुल-अक़वामी साजिश, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसा खेल जो पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। पर्दे के पीछे क्या साजिश हो रही है? क्या ईरान में कोई नया इनकलाब आ रहा है? क्या हो सकते हैं ईरान के 5 मुमकिना मंजरनामे, 5 पॉसिबल सिनेरियोज? क्या वहाँ जमहूरियत आने जा रही है? क्या ईरान में फौजी डिक्टेटरशिप कायम हो सकती है? क्या सिस्टम के अंदर से कोई बगावत होगी या मुल्क अनार्की का शिकार हो जाएगा? या फिर आखिरी सिनेरियो, 5वां सिनेरियो, क्या ईरान सिरे से बिखर कर रह जाएगा? क्या सोचा जा रहा है मगरबी मीडिया, ख़ास तौर पर अमरीकी थिंक टैंक्स में, अमरीकी मीडिया में ईरान के मुस्तकबिल के बारे में? क्या इन 5 सिनेरियोज में से कोई एक सिनेरियो भी पूरा होना मुमकिन है? इसी सब को आज हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। ईरान इसराइल जंग शुरू होने से कुछ अरसा पहले ही अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन थिंक टैंक्स में, यूरोपियन थिंक टैंक्स में, यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये बहस शुरू हो गई थी कि ईरान के अंदर मुमकिना तौर पर अगर इस रजीम का तख्ता पलटा जाता है तो क्या क्या कुछ वहाँ हो सकता है। तो इस हवाले से 5 सिनेरियोज़ की बात की जा रही है कि 5 ऐसे इम्कानात हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें से कुछ हो सकता है। अब हम देखते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं और क्या इनमें से किसी सिनेरियो का पूरा होना मुमकिन भी है, पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा। तो इस हवाले से जिस पहले सिनेरियो की बात की जा रही है वो ये कि आयतुल्लाह ख़ामेनी का जो सुप्रीम लीडर हैं, इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ख़त्म हो सकता है अगर ईरान या अमेरिका ज़मीनी हमला भी नहीं करता, यानी ज़मीनी तौर पर कब्ज़ा नहीं करता, एरियल बम्बार्डमेंट भी बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद ये मुमकिना बात कही, ये एक पॉसिबल इसको सिनेरियो कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी का इक़्तिदार पर उनका इक़्तिदार का ख़ात्मा होगा और फिर इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई रिफॉर्मिस्ट चेहरा, कोई रिफॉर्मिस्ट लोग सामने आ जाएंगे। अब जब हम ईरान में बात कर रहे हैं रिफॉर्मिस्ट की, तो ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद से, यानी 1979 के बाद से ईरान में कई ऐसे प्रेसिडेंट्स आए हैं, कई ऐसे स्पीकर्स आए हैं, मिनिस्टर्स आए हैं कि जिनको रिफॉर्मिस्ट ही कहा जाता है। यानी ये ईरान के इस्लामिक सिस्टम को तो मान रहे होते हैं लेकिन इस सिस्टम के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की बात करते हैं जिन्हें डफ भी कहा जाता है, सॉफ्ट भी कहा जाता है, कि जो चाहते हैं ज़रा इस्लाहात हों। जैसे अगर हम देखें कई ऐसे ईरानी प्रेसिडेंट्स थे, मोहम्मद ख़ातमी थे, हसन रूहानी थे, अकबर हाशमी रफसंजानी थे, ये प्रेसिडेंट से ईरान के जो रिफॉर्मिस्ट माने जाते थे। अली लाराजानी थे, ये फॉर्मर स्पीकर थे और न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी थे। मोहम्मद जवाद ज़रीफ़, ये फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के। इसहाक जहांगीरी, ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे ईरान के। मुस्तफ़ा मोइन, ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साइंस थे और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे। सादिक ज़बा कलाम, ये वैसे तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन ये ईरान के सिस्टम के अंदर इनको माना जाता है, नहीं इस्लामिक सिस्टम भी मानते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है ईरान के अंदर, जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो एक पॉसिबल सिनेरियो जो ईरान की या वेस्ट या अमेरिका की कोशिश कि इस तरीके से किया जाए कि आयतुल्लाह ख़ामेनी का, सुप्रीम लीडर का कंट्रोल ख़त्म हो और इस तरह का कोई रिफॉर्मिस्ट चेहरा सामने आ जाए। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि अगर कोई रिफॉर्मिस्ट चेहरा सामने आएगा भी तो उसे ईरान के अंदर जो वास्ट मेजॉरिटी है उसकी जो एंटी अमेरिकन फीलिंग्स हैं उनका साथ देना पड़ेगा, वरना उसका तख्ता पलट जाएगा। यानी ईरान के अंदर जो एंटी अमेरिकन, एंटी वेस्टर्न, एंटी इसराइली सेंटीमेंट है उनके ख़िलाफ़ चलना किसी रिफॉर्मिस्ट के बस की बात नहीं होगी। यूँ ये सिनेरियो हमें पॉसिबल दिखाई नहीं देता। फिर एक और सिनेरियो की बात की जा रही है, वेस्टर्न बैक डिक्टेटरशिप, अमेरिकन बैक डिक्टेटरशिप। ये भी अमेरिका का बड़ा पुराना एक आजमूदा हथियार रहा है कि कई मुल्कों में, ख़ास तौर पर जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, लैटिन अमेरिका भी जिसको कहते हैं, या अफ्रीका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका कई हुकूमतों को उल्टा कर अपनी डिक्टेटरशिप भी ला सकता है।
अब ईरान के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई वेस्टर्न बैक्ड कोई किसी किस्म की डिक्टेटरशिप आ जाए, लेकिन ये डिक्टेटरशिप अमेरिका कुछ अर्सा पहले तो कामयाबी से करवा लेता था, लेकिन अब पिछले 10-12 साल में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि अमेरिका ने अपनी ताकत से किसी मुल्क में अपनी पसंद की डिक्टेटरशिप कायम करा दी हो। ये भी तमाम जो जहाँ जहाँ कोशिश की गई वहाँ वहाँ नाकामी हुई। अगर हम देखें एक लिहाज से तो लीबिया के अंदर अमेरिका ने कोशिश की, इजिप्ट के अंदर कोशिश की, कुछ अगर हम कह लें अफगानिस्तान में अगर हम मोहम्मद करज़ई को वेस्टर्न एक लिहाज से डिक्टेटर मान ले तो वहाँ कोशिश की, ये कोशिशें नाकाम गई। खुद लैटिन अमेरिका के कई मुल्कों में ये कोशिशें नाकाम हुई, तो ईरान में भी इस कोशिश का पूरा होना मुमकिन दिखाई नहीं देता। तीसरा सिनेरियो एक जो हो सकता है मुमकिन, वो वाइड स्प्रेड इंसर्जेंसी, यानी ईरान के अंदर इस तरह के हालात हो जाएं, इस तरह की एक लिहाज से खाना जंगी हो जाए कि जहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स अपनी अपनी अथॉरिटी बना लें, सेम जिस तरह इराक में हुआ था सद्दाम हुसैन के सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ जब अटैक किया गया था 2003 में, या जिस तरह अफ़गानिस्तान में हुआ था जब 80s में सोवियत बैक्ड रशियन बैक्ड नजीबुल्लाह की हुकूमत कराई गई थी। उसके बाद जिस तरीके से जिनको मुजाहिदीन ग्रुप्स कहा जाता है वो आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, तो इस तरह की एक वाइड स्प्रेड इंसर्जेंसी की बात भी की जाती है। लेकिन ईरान ऐसे मुल्कों के मुकाबले में जहाँ वाइड स्प्रेड इंसर्जेंसी हुई है, जैसे अफ़गानिस्तान है, इराक है, उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एक नेचुरल स्टेट है। यानी इन मुल्कों में अफ़गानिस्तान और इराक में ट्राइब्स के बहुत ज़्यादा इशू थे, सेक्टेरियन इशू थे। इराक की मेजॉरिटी शिया थी, लेकिन रूलिंग एलीट सद्दाम हुसैन वगैरह ये सारे सुन्नी होते थे। वहाँ इस तरह के इश्यूज थे। ईरान के अंदर ऐसा कोई इशू है नहीं है, वहाँ की मेजॉरिटी भी शिया है और रूलिंग एलीट भी शिया है। फिर एक और सिनेरियो, डेमोक्रेटिक सिस्टम के जमहूरी निज़ाम ईरान में मुकम्मल तौर पर आ जाए। अब ये भी एक ऐसा हथियार है अमेरिका के पास जो उसने दुनिया के कई मुल्कों में लागू करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरे तरीके से नाकाम रहा। अमेरिका ने कोशिश की अफ़गानिस्तान के अंदर जमहूरियत आ जाए, नाकाम रहा। इराक के अंदर उसने कोशिश की, नाकाम रहा। मिस्र के अंदर जब अरब स्प्रिंग आया उसके बाद उसने कोशिश की, नाकाम रहा। कई जगहों पर उसने डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने की कोशिश की, वो नाकाम रहा। ईरान में भी इसलिए कहा जा रहा है अमेरिका नाकाम रहेगा कि ईरान कभी भी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रहा। ईरान के अंदर क्लासिकल मानों में जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, जापान में है, ऐसा सिस्टम नहीं रहा। तो ये भी पॉसिबल सिनेरियो दिखाई नहीं देता। अमेरिका चूँकि कई मुल्कों में नाकाम तजर्बे कर चुका है। उसके बाद एक आखिरी सिनेरियो, पांचवा सिनेरियो अगर हम देखें तो ये सिनेरियो है कि अगर ईरान की तकसीम हो जाए, जिसे बाल्कनाइजेशन भी कहते हैं, कंप्लीट बाल्कनाइजेशन भी हो जाए, और ये सिनेरियो देने वाले ये दलील देते हैं कि ईरान के अंदर कई ऐसे इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो उसका इलाका सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान का, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी मुस्लिम है, बलोच हैं, और यहाँ एक लिहाज से इंसर्जेंसी चल रही है ईरान के ख़िलाफ़। फिर कुर्दिस्तान का इलाका है जिसमें करमनश के इलाके हैं, कुर्दिस्तान या वेस्ट आज़रबाईजान के इलाके हैं। यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप्स हैं ये भी सुन्नी मेजॉरिटी हैं, कुर्द्स हैं यहाँ पर, असल में कुर्द्स हैं जो सुन्नी मेजॉरिटी हैं। यहाँ पर भी अपनी ऑटोनॉमी के लिए एक स्ट्रगल हो रही है और कभी कभार ये आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी बन जाता है। फिर खुजिस्तान का सूबा है साउथ वेस्ट में, यहाँ पर अक्सरियत जो है वो है तो अरबों की, अरब की नस्ल की अक्सरियत है, लेकिन मुसलमान जो सेक्ट है वो शिया ही है, तो ये इलाका भी खुजिस्तान का भी कहा जाता है। और फिर इन इलाकों के अलावा तेहरान में और कई बड़े शहरों में कभी कभार इंसर्जेंसी तो नहीं होती, लेकिन कुछ तहरीकें, प्रोटेस्ट शुरू हो जाती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। जैसे 2002 में महशा आमनी नाम की एक लड़की थी, उसके हिजाब के मैटर पर जो है वो बहुत बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तेहरान में। तो ये 3-4 ऐसी फॉल्ट लाइंस ईरान की कही जाती हैं, जिस तरह हमने कहा बलूचिस्तान सिस्तान की, या कुर्दिस्तान के इलाकों की, खुस्तान की, या अर्बन जो इलाके हैं यहाँ पर कि कोई बड़े लेवल पर यहाँ पर बगावत हो सकती है, लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या कई जगहों पर आर्म कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। इसके इम्कानात भी इसलिए कम है कि ईरान के अंदर एक जो सेंट्रल और नेशनल आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। वाज़ेह अक्सरियत जो है वो पर्शियन है, वाज़ेह अक्सरियत शियों की है। ये जो थोड़े से पैराफ्री में इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ इस तरह के नहीं है कि ईरानी स्टेट इन पर डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए, या ईरान बिखर जाए, ईरान बिखर कर रह जाए।
इतना ज़्यादा इन जगहों पर ये सपोर्ट नहीं है, इन जगहों पर ये मकबूलियत नहीं है, ना आर्म कन्फ्लिक्ट ईरान की सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट है इन इलाकों में। तो ये हम सिनेरियोज देखकर जो वेस्टर्न मीडिया में, थिंक टैंक्स में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पेश किए जा रहे हैं कि ईरान के अंदर ये 5 मुमकिन सिनेरियोज मंजरनामे उभर सकते हैं, ये हमने देखा। हर एक सिनेरियो को डीकोड करने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की, और फिर समझ कर ये देखा इनमें से कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जो पॉसिबल हो। ना ईरान में डिक्टेटरशिप कायम होती दिखाई दे रही है, ना इंसर्जेंसी कायम होती दिखाई दे रही है, ना वेस्टर्न टाइप डेमोक्रेसी कायम होती दिखाई दे रही है, और ना ईरान तकसीम होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बढ़कर के ईरान के अंदर जो रिफॉर्मिस्ट लोग हैं वो भी अगर किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाएं, वो भी हमें इसलिए काबिल अमल दिखाई नहीं दे रहा कि उनके लिए भी एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को कंट्रोल करना या बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, या फिर वो आज की सुप्रीम लीडर और आज की रूनी एलीट की तरह वो भी एंटी अमेरिकन हो जाएंगे। तो ये 5 जो मुमकिन सिनेरियोस थे, पॉसिबल सिनेरियोस थे, जो वेस्टर्न मीडिया में थिंक टैंक से पेश किए जा रहे हैं। इस हवाले से आपके सामने रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के तहत ये वीलॉग पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।